नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आज उपचुनाव के नतीजों का दिन था, इसलिए आज हमारी खास पेशकश सीधे न्यूज़ रूम से। 10 राज्यों में हुए 33 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद से अपनी साख वापस पाने में लगी समाजवादी पार्टी को इन नतीजों ने काफ़ी राहत दी है। वहीं हर राज्य में अपनी सरकार बनाने का दम भर रही बीजेपी को इन नतीजों के बाद एक बड़ा झटका लगा है। किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिली, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में जोरदार सफलता के ठीक 4 महीनों बाद 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम ने भाजपा की रातों की नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से 72 सीट जीतने वाली भाजपा को ना तो इस बार मोदी मैजिक का सहारा मिला और ना ही योगी आदित्यनाथ के बड़बोले बयानों का। लोकसभा चुनाव में परिवार तक सिमट कर रह गई समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपना दम दिखाया है। यूपी की 11 सीटों में 8 सीटों पर सपा ने जीत का परचम फहराया। अच्छे नतीजों की माने तो सपा ने बीजेपी के खिलाफ एक नई जान फूंक दी है। मौके पर चौका मारते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अरे तुम लोग अच्छा ये बताओ, अच्छा दिन, अच्छी बात, अच्छा परिणाम आ रहा हो और बातें आप लोग कौन सी करना चाहते हो? अरे अच्छा ये बताओ, कभी कभी आपने भी बहुत नुकसान किया है। अच्छा बदायूं में फ्री चलाया आपने हमें, लेकिन हम आभार प्रकटेंगे जनता का कि जनता ने ऐसे वक्त पे समाजवादियों की मदद की है और जिस रास्ते पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है और पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि विकास और खुशहाली का रास्ता अपनाएं और लगातार उस दिशा में समाजवादी पार्टी ने काम किया है और जनता के बीच में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से विकास और खुशहाली के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश रात को आपने मैसेज दिया था कि ये परिणाम आपको आने के लिए, वो इसलिए दिया था कि ये ज़माना ट्विटर का भी है। जो लोग रात में नहीं सोते हैं उन्हें सबसे पहले मैसेज देते हैं। तो आपने कितने बजे पढ़ा था? जैसे ही आया 4 मिनट बाद। तो धन्यवाद। अभी कह पाना मुश्किल है। बिजली में बोल दीजिए। भाजपा को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही जनता ने बड़ा झटका नहीं दिया है। मोदी के गढ़ में भी कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब हो गई। गुजरात की 9 सीटों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला परिणाम पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां बीजेपी ने टीएमसी को बड़ी टक्कर देते हुए अपना खाता खोला और दोनों पार्टियों ने एक-एक सीट पर जीत हासिल की। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित हुई कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी करते हुए 4 सीटों पर उपचुनाव में 3 पे अपना कब्जा जमा लिया है और बीजेपी को यह संकेत दे दिया है कि उनके लिए आगे के रास्ते आसान नहीं हैं। साथ ही साथ लोकसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही रहे। तो वहीं कल तक जो बीजेपी के नेता उपचुनाव को मोदी की लहर बता रहे थे, आज सफाई देने में भी जुट गए हैं। देखिए, यूपी का जो चुनाव है, जो चारों राज्य में जहाँ जहाँ वोट हुआ है, चाहे वो बंगाल हो, राजस्थान हो, गुजरात हो और उत्तर प्रदेश हो, इन चुनाव से न राज्य सरकार की सेहत पे फर्क पड़ने वाला था न केंद्र पर, क्योंकि इस चुनाव में सारी मजबूत सरकार है, सबके पास पूर्ण बहुमत है। ये पूरी तरह स्थानीय मुद्दों का अलग अलग क्षेत्र का चुनाव है। नोएडा में हम जीत रहे हैं और लखनऊ में पिछड़ रहे हैं। तो इसको अगर ये आकलन कर दिया जाए कि ये चारों जो राज्य के खिलाफ वोट है या पक्ष में वोट है, ये मैं नहीं मानता। मैं ये समझता हूं कि अलग अलग विधानसभा में अलग अलग परिस्थिति थी, जिसके वजह से, और जब हम आकलन कर रहे हैं तो इकट्ठा कर रहे हैं। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद अब समय है कि बीजेपी जल्द से जल्द हार के कारणों पर विचार करे, क्योंकि बीजेपी के लिए सफर अभी बहुत लंबा है। महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत का ख्वाब देख रही बीजेपी को उपचुनाव के नतीजों ने एक बड़ा ही करारा झटका दिया है, या फिर
ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने 4 महीनों में ही जनता के बीच से अपना विश्वास खो दिया है। खैर, अब देखना ये होगा कि धीरे से ही लगे, लेकिन इस जोर के झटके से बीजेपी कैसे और कब तक संभलती है। कैमरामैन नितिन राजपूत के साथ लोकेंद्र त्यागी, एनएनसी न्यूज़, नोएडा। अगली खबर की ओर। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं और वो अपनी मां से आशीर्वाद लेंगे। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए गांधीनगर से अहमदाबाद तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इसी दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात में ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना में सीट के बंटवारे को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इसलिए मैंने कहा जब तक चर्चा पूरी नहीं होती तब तक मैं युति के बारे में निगेटिव कुछ भी कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि वातावरण खराब करना मेरा काम नहीं है। ये अगर मगर की बात है। मैं चाहता हूं युति बनी रहे। यही सब बातें मैंने उनके सामने रखी हैं और इसलिए मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि अंतिमतः अच्छी बातें उसमें से निकलेगी। चर्चा जारी है, हो जाएगा। आपके माध्यम से पूरी दुनिया को पता चलेगा। और अब बात ई रिक्शा पर चल रहे विवाद की। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले 10 दिनों में ई रिक्शा पर सरकार की तरफ से कोई फैसला आ जाएगा। ये बात उन्होंने उस समय कही जब वो अपने 100 दिन के कार्यकाल को मीडिया को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पर एक अधिसूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। साइट पर आ गया है और आज से 10 दिन के अंदर इसके ऊपर जो सुझाव आएंगे वो लेकर 11वें दिन इसको कानून में निकाल करके हम ई रिक्शा को शुरू कर देंगे। जम्मू कश्मीर में एक तो आपदा से लोग परेशान हैं, दुखी हैं। सेना पर दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो सुरक्षा रखनी है उन्हें सीमा पर और लोगों की मदद भी करनी है। लेकिन इस वक्त भी अलगाववादी नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दरअसल मामला उस समय का है जब सेना राहत सामग्री लेकर लोगों को मदद के लिए जा रही थी, लेकिन उसी समय अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने राहत सामग्री सेना से छीन ली और खुद अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए राहत सामग्री बांटने लगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।